गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एसएससी जीडी का सीरीज स्टार्ट किया था, 4 सेट अभी तक हमने सॉल्व कर चुका है और आज 5वां सेट लेकर आए हैं। तो आपने अगर पिछले 4 सेट देखे होंगे तो उसको कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपको आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा में काफ़ी सफलता मिले और हमारी तरफ से जो भी सहयोग है आपको मिल सके। तो आज का सीरीज है जो 2025 में आए हुए प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें मैथ के 20 से 25 प्रश्न लगभग रहते हैं। पहले 25 रहते थे, अब 20 हो चुके हैं। तो इन 20 प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 2025 में किस लेवल का प्रश्न आया था। साथ ही साथ आज सभी विद्यार्थियों को बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती से आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों का आने वाला समय पर सरस्वती माँ कृपा बनाई रहें और वो जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकें। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। महेश के पास 1617 रुपये हैं। उसने इसे अपने बेटों विजय और अजय में बांट दिया और उन्हें 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली, तो महेश ने विजय को कितने रुपए दिए थे? तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है कि जब भी कोई पिता दो पुत्रों को या कोई भी व्यक्ति दो अलग अलग व्यक्तियों को पैसा देता है तो जिसका एज ज़्यादा रहता है उसको ही ज़्यादा पैसा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय समाप्ति पर जो छोटा पुत्र रहता है या जो छोटा व्यक्ति रहता है उसे ज़्यादा समय तक ब्याज मिलता है और जो बड़ा पुत्र रहता है या बड़ा व्यक्ति रहता है उसे कम समय तक ब्याज मिलता है। इसलिए अधिक पैसा किसको दिया जाता है? बड़े वाले पुत्र को या बड़े वाले व्यक्ति को। इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रश्न में देखिए जो रेट दिया गया है 10% और रेट का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सीआई के केस में। तो रेट अगर 10% है तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। 1/10 और 1/10 का मतलब कि अगर 10 रुपये लगाया जा रहा होगा तो 1 रुपये का उस पर ब्याज बन जा रहा होगा। 10 रुपये अगर लगाया जा रहा होगा तो 1 रुपये का ब्याज बन जा रहा होगा, तो टोटल 11 रुपये बन जा रहा होगा। 11 मिश्रधन हो गया, 10 मूलधन हो गया। तो ये जो अनुपात होता है ये मिश्रधन और मूलधन को बताता है। अब यहाँ पे डेटा देखिए कितना दिया गया है कि विजय और अजय को क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष। इसका मतलब विजय का जो पैसा जमा था वो 13 वर्ष के लिए जमा था और अजय का जो पैसा जमा था वो 14 वर्ष के लिए जमा था। तो दोनों में अंतर कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। तो जो भी अंतर रहेगा वो इनके पावर में लिख लेते हैं। तो 1 वर्ष का अंतर है इसलिए पावर में 1 आएगा, तो ये असल में 11/10 ही बन जाएगा। तो अब ये जो कंसेप्ट मैंने बताया कि जो बड़ा पुत्र रहेगा उसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और जो छोटा पुत्र रहेगा उसे कम पैसा दिया जाएगा, तभी वो अंत में जाके बराबर बराबर बन पाएगा। तो यहाँ पे 11 का अर्थ हुआ कि 11 हिस्सा बड़े पुत्र को मिला और 10 हिस्सा छोटे पुत्र को मिला। तो इस प्रकार टोटल हिस्सा हो गया 11 और 10 मिलके 21 और टोटल अमाउंट देख लेंगे। टोटल धनराशि कितनी थी? 1617। हम बोल सकते हैं कि 21 की वैल्यू हो गई 1617। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 21 का, इसमें डिवाइड कर देंगे। 21 सत्ते 147, फिर 14 बचा 147, 21 सत्ते 147। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 77 रुपये। अब पूछा गया है विजय को कितने रुपए दिए, तो विजय बड़ा पुत्र था अर्थात उसको 11 हिस्सा मिला था। तो 1 बराबर अगर 77 है तो 11 बराबर हो जाएगा 11 गुणे 77। तो 11 सत्ते 77 बचा 7, 77 7 84, 847। तो बड़े बेटे को 847 रुपये की धनराशि दी गई होगी। अगर छोटे बेटे को पूछा गया होता कि अजय को कितना मिला, तब हम 10 हिस्सा का वैल्यू निकालते और 10 हिस्सा का वैल्यू आ जाता 770 रुपये। तो ऐसा प्रश्न 2025 के लगभग हर सेट में एक एक प्रश्न आया था, तो इसे बच्चे ध्यान रखेंगे ताकि अगर आने वाले समय में ऐसा प्रश्न आया तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो दिया है कैमरे का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 75% है, अर्थात अगर विक्रय मूल्य 100 होगा तो क्रय मूल्य उसका 75% है, तो 100 का 75% 75। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा तो क्रय मूल्य 75 रुपये है। तो बताना है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ या हानि हमेशा डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 75 है और विक्रय मूल्य 100 है, इसका मतलब 25 का लाभ हुआ और इसको परसेंटेज में बताना है। तो लाभ का प्रतिशत होता है लाभ
डिवाइड बाई क्रय मूल्य CP इंटू 100। तो 25 का लाभ हो रहा है 75 पे, मतलब 1/3, और 1/3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 33 सही 1/3% होती है। यहाँ पे लाभ हुआ होगा 33 सही 1/3% का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न नॉर्मल है, इसको कोशिश करते हैं 1 लाइन में ही सॉल्व करने का। ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व होगा, तो 18 में 18 गया, 18 में 14 गया 4, और डिवाइड में 4, तो ये 4 से 4 पूरा कैंसिल होके 1 बच गया। 6 डिवाइड बाई 6, ये भी 1 बचा, तो 1 यहाँ भी बचा, 1 अंदर भी बचा, तो 1 गुणे 1, फाइनली इस पूरे ब्रैकेट के अंदर 1 रह गया। बाहर देखेंगे तो 23 गुणे 5 115, और फिर गुणे 1, तो 115 गुणे 1, तो आंसर हो जाएगा 115। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर लाइन में उसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखें, बेसिक तरीके से अगर छोटा सवाल है तो उसको हम 5-10 सेकंड में एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो सही आंसर है 115। अगला प्रश्न है 400 सेव 1200 प्रति 100 के भाव से खरीदे हैं और 800 के लाभ पर बेचे गए हैं, तो सेव का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के दिया गया और डेटा एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो लिखा है 400 सेव 1200 प्रति सेव के भाव से खरीदे गए। इसका मतलब अगर 100 सेव खरीदे गए होते तो उसका प्राइस होता, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये, ये मूल्य है। तो 100 सेव का मूल्य है 1200, और इसी मूल्य के हिसाब से 400 सेव खरीदे गए। तो 400 सेव कितने में बने होंगे? अगर 100 सेव है 1200, 400 सेव होंगे 4800, क्योंकि ये 4 गुना हो गया तो ये भी 4 गुना, मतलब 400 सेव 4800 के कीमत पे खरीदे गए। फिर आगे दिया गया है और उसे 800 के लाभ पर बेचा गया। तो अगर खरीद है 4800 और इस पे 800 लाभ लेके बेचा गया, तो इसका मतलब 5600 रुपये में बेचा गया। 4800 में खरीद के 5600 में बेचा गया, तब 800 का लाभ होगा। फिर आगे दिया सेव का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 400 सेव बेचे गए हैं 5600 रुपये में, तो यहाँ से हम बता सकते हैं एक सेव कितने में बेचा गया। अगर 400 सेव 5600 में बेचा गया तो इसका ये 14 गुना है, तो एक सेव बेचा गया होगा 14 रुपये में। और प्रश्न है कि प्रति दर्जन, प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12 सेव, तो एक सेव है 14 रुपये का, तो 12 सेव या एक दर्जन सेव हो जाएगा 14 गुणे 12, 12 चौको 48 बचा 4, 12 कम 12 4 16, 168। तो एक दर्जन सेव 168 रुपये के हिसाब से बेचे गए होंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से मूलधन राशि, साधारण ब्याज 318 है, तो मूलधन राशि क्या होगी? तो साधारण ब्याज के केस में मैंने बताया था प्रति वर्ष ब्याज समान रहता है। यहाँ पे ब्याज की दर है 6% और समय है 2 वर्ष। अगर 6% 1 वर्ष का रेट है तो 2 वर्ष में 12% हो जाएगा, क्योंकि हर वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। तो 12% अगर ब्याज मिलता तो कुल ब्याज मिला है 318 रुपये, इसका मतलब 12% की ही वैल्यू है 318 रुपये। तो जब भी किसी परसेंट का वैल्यू दिया हो बड़े नंबर का और 1% की वैल्यू निकालना हो तो डिवाइड कर देते हैं। 318 का 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24, 12 छक्के 72, 12 पंचे 60, 1% की वैल्यू हो जाएगी 26.5। पूछा गया है मूलधन, तो साधारण ब्याज के संदर्भ में या किसी भी ब्याज के संदर्भ में जब भी CISI पढ़ते हैं तो मूलधन का मतलब होता है 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 26.5 है तो मूलधन निकालना है, मूलधन होगा 100%, तो 1% से 100% पे जाने का मतलब है 100 गुना, तो 26.5 का भी 100 गुना कर देंगे। 10 गुना करते तो ये 265 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट है वो आगे चला जाता। 100 गुना करेंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2650, 2650, जो कि हमारे सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है 153, 117, 405 का महत्तम समाप्त वर्तक। तो पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था LCM SCF जब भी देगा तो उसको हम लोग बेसिक मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, उसमें विभाज्यता का नियम लगा के हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो संख्या है 153, 117 और 405, तो इसका SCF निकालना है। तो मैंने पहले बताया था SCF कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर होता है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है।
तो ऐसा ही ऑप्शन सही होगा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो जैसे 12 देखिए, इसमें तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो कभी भी किसी सम संख्या के पहाड़ा में इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर आता नहीं है। तो 12 के टेबल में ये सब नंबर आ ही नहीं सकते, तो 12 एलिमिनेट हो गया। 6 भी इवन नंबर है जबकि ये सब ऑड नंबर है, 6 भी एलिमिनेट हो गया। 2 भी इवन नंबर है और ये सब ऑड नंबर है। तो एक छोटे से कंसेप्ट से ही 3 ऑप्शन हट गए, क्योंकि ये तीनों नंबर किसी इवन नंबर के टेबल में नहीं आ सकते थे और 3 ऑप्शन इवन नंबर का था, तो डायरेक्ट रिमूव कर सकते थे, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। तो बच गया है 9 और ये सभी तीनों संख्याएं 9 से ही विभाजित हुई होंगी। तो हमारा सही आंसर है 9। अगला प्रश्न है, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, उसे 3 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है, तो ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रश्न है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में बेसिक ही पढ़ते हैं हम लोग। पूछा है गति, गति का मतलब है चाल, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1.35 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, तो जो 1.35 किलोमीटर है वो बन जाएगा 1350 मीटर। अभी ये किलोमीटर में दिया गया है और टाइम दिया गया है कितना, आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि गति याद कीजिए, 3 सेकंड में दिया गया है, ठीक। तो टाइम है 3 सेकंड में। स्पीड निकालना है मीटर पर सेकंड में, इसलिए डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए था मीटर में। तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर देंगे, इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1350, क्योंकि पॉइंट लगा था। 10 का गुणा होता तो पॉइंट यहाँ आता, 100 का गुणा होता तो यहाँ आता, तो 100 का गुणा होता तो 135 बनता, लेकिन 1000 का गुणा है तो एक जीरो और लग गया, तो बन गया 1350 मीटर। और टाइम दिया गया है 3 सेकंड। तो 3 के टेबल में 135 45 बार में आएगा और आगे जीरो लगा हुआ है, तो 450। इसका मतलब सही आंसर होगा 450 सेकंड। तो बेसिक क्वेश्चन था ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसमें हमको स्पीड फाइंड करना था। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रमशः 40%, 10%, 50% की कमी होती है। चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है, तो वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? तो ये बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज का है, जिसमें क्रमागत वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में 3 बार कमी दिया गया है और चौथी बार वृद्धि दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय स्टार्टिंग प्राइस हम लोग 100 मान के करते हैं। यदि प्रारंभिक मूल्य 100 था, तो पहले 3 बार कमी दिया गया है, तो इसको कमी करेंगे। तो 40% की कमी, तो 100 का 40% 40 ही होगा, 40 कम होकर ये 60 बन गया। फिर दूसरी बार 10% की कमी, तो 60 में 10% की कमी होने का मतलब है 6 कम होगा, ये बन जाएगा 54। फिर इस पे लास्ट में 50% की कमी है, तो 50% की कमी का मतलब है किसी भी नंबर का हाफ, तो 54 का हाफ हो गया 27, तो ये पहुंच गया 27। तो ये हमने 3 बार कमी कर दी है, 40%, 10%, 50%। अब आखिरी में बोला है कि इसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए 27 पे पहुंच गया था, अब इसमें 50% की वृद्धि कर देंगे। तो 27 का 50% क्या होगा? उसका हाफ। किसी भी नंबर का 50% होता है उसका हाफ, तो ये हो गया 13.5। तो 27 में 13.5 बढ़ेगा, तो ये पहुंच जाएगा 40.5 पे। तो अब हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस अगर 100 रुपये था, तो अंतिम में वो पहुंच चुका है 40.5, मतलब 40 रुपये 50 पैसे। तो फाइनली क्या दिख रहा है, कमी या वृद्धि? तो डायरेक्ट बता सकते हैं, 100 से 40.5 पहुंच गया, इसका मतलब कमी हो गई है। कितने की कमी हुई? 59.5 की। तो 59.5 हमारा लास्ट ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो यहाँ से कितने की कमी हुई? तो 100 में 40.5 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 59.5% की कमी। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है, अगर हम लोग 100 मान के स्टार्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। 100 के जगह कोई और वैल्यू लेते तो लास्ट में हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी और करना पड़ता। अगला प्रश्न है 56, 30, 108। 56, 30, 108 और 120 का एलसीएम। तो अभी सेम ऐसा एक प्रश्न था जिसमें एचसीएफ पूछा गया था। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था ऐसा नंबर एचसीएफ होता है जो सभी नंबरों को पूर्ण विभाजित कर देता है। सेम इसका अपोजिट एलसीएम क्या होता है?
एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो इन चारों से विभाजित हो जाएगी, मतलब इन चारों से वो नंबर कट जाना चाहिए और वो सबसे छोटा भी होना चाहिए इनसे कटने वाला नंबर। तो देखिए ऑप्शन बड़े बड़े दिए गए हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए बेसिक अप्रोच हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। तो अगर 56 से कोई नंबर कटेगा तो इसका मतलब वो 56 के गुणनखंडों से भी कटेगा। तो जैसे 56 के कुछ गुणनखंड हम ले लेते हैं कि 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसी तरह 30 से कटने का मतलब है 5 और 6 से कटेगा। इतने से ही हम अभी ट्राई करते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर इनके गुणनखंडों पे जाएंगे। तो देखिए अब ऐसा हमको इधर नंबर होना चाहिए जो 7 और 8 से कट जाए और 5 से कट जाए। तो अगर किसी नंबर के इकाई अंक में 9 है, 1 है, तो वो 5 से कभी कटेगा नहीं। ये 2 ऑप्शन हट गए क्योंकि ये सब 5 से नहीं कटते। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं क्या ये दोनों ऑप्शन 5 से कट जाएंगे। हाँ 5 से कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएंगे। अब बच रहा है 7 और 8। इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से कटेगा। तो 7 दहा में 70, बचेगा 66, 7 नवा 63, बचेगा 30। 7 से नहीं कटा, तो जब 7 से ही नहीं कटा तो सीधी सी बात है 56 से भी नहीं कटेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। केवल एक ऑप्शन हमारे पास बच गया है और वही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर्स के एलसीएम देते हैं तो कभी भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। इन नंबरों के फैक्टर देख लेंगे और उन्हीं फैक्टर से दिए गए ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा, उसको हटा देंगे। जो बच जाएगा फाइनली वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात बताइए। तो गोले से संबंधित प्रश्न है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे जब इन दोनों में आपसी में अनुपात से रिलेटेड संबंध बताना है तो हमको 4/3 पाई की जरूरत ही नहीं है। मेन कंसेप्ट है आर की वैल्यू। तो बोला है कि गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, मतलब पहले अगर आर 1 रहा होगा तो बाद में यही आर कितना बन गया, 3 बन गया। और आर के साथ पावर लगा रहता है क्यूब का, इसलिए ये बन गया 1 का क्यूब और ये बन गया 3 का क्यूब। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। तो पुराने गोले और नए गोले में जो बढ़ाने के बाद बनेगा उसका अनुपात हो जाएगा 1:27। तो इसमें बस बेसिक गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए था, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसमें भी मेन रेडियस की वैल्यू समझ आनी चाहिए थी कि रेडियस में कितना पावर लगा होता है, 3 का घात लगा होता है। तो पहले मान लिए कि आर 1 था, फिर वो तिगुना हो गया, तो 1 का तिगुना 3, इसका भी घन कर दिए, इसका भी घन, तो आंसर आ गया 1:27। अगला प्रश्न है, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया। तो एवरेज का प्रश्न है कि 7 खिलाड़ी थे, उनका एवरेज 55 दर्ज किया गया। इसका मतलब टोटल वैल्यू हो गई 385। फिर बाद में पता चला कि 35 के स्कोर को गलती से 53 पढ़ा गया था। मतलब जो ये टोटल वैल्यू आई थी 385, तो हमने 7 संख्याएं, 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर लिया होगा। तो जो 7 स्कोर लिखे होंगे अलग अलग, तो उसमें से जहां पे एक 35 लिखा था, उस 35 को हमने गलती से 53 देख लिया था। इसका मतलब जितना आना चाहिए था उससे 18 ज्यादा काउंटिंग हो गई है। क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि 35 को हमने गलती से 53 पढ़ लिया, तो कितना ये ज्यादा हो गया, 18। तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू आई है वो 18 बढ़ के आई होगी। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 कम करना पड़ेगा। तो जो टोटल वैल्यू 385 थी, इसमें 18 की कमी कर देंगे। तो 385 में 18 कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 367। तो सही योग रहा होगा 367। तो पूछा है सही औसत बताइए। तो टोटल 7 खिलाड़ी थे और उन 7 के योग रहे होंगे 367। तो इसका यहाँ पे एवरेज बताना है और लगभग में पूछा है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या का भाग दे देते हैं। तो 7 में डिवाइड कर देंगे, 7 × 5 = 35, बचा 17, 7 दूनी 14, बचा 3। तो 52.4 के लगभग ऐसा ऑप्शन एक ही है। यही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो बस इसमें यह ध्यान रखना था कि किस संख्या के जगह क्या लिख दिया गया या क्या काउंट कर लिया गया। तो 35 के जगह 53 की काउंटिंग हो गई थी, मतलब काउंटिंग बढ़ के आई होगी, 18 बढ़ के आई होगी। तो अब उसको सही करने के लिए 18 कम कर देंगे। यही जस्ट अगर इसका उल्टा सिनारियो रहा होता कि 53 के जगह 35 हो गया, तो इसका मतलब कि हम 53 के जगह 35 ही काउंट किए थे, तो 18 की कमी कर दिए होते। उस केस में सही करने के लिए 18 बढ़ा दिए रहते।
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 66 और 11 है, एक संख्या 33 है, दूसरी 11 थी। तो आज हमने देखा कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन डायरेक्ट था इसमें, एलसीएम का, एक एचसीएफ का, और एक ये तीसरा प्रश्न आ चुका है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पे हमें वही प्राप्त होता है जो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे प्राप्त होता है। यहाँ पे दो संख्याएं में से एक संख्या दी गई है कि एक संख्या 33 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, N2 निकालना है, और एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 66 और 11, तो 66 और 11, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 33 से 66 दो बार में कट गया, 11 दूनी 22 हमारा आंसर आ जाएगा, दूसरी संख्या रही होगी 22। ये छोटा सा बेसिक फार्मूला है, अगर ये याद रहेगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। तो 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37, तो अभी इससे पिछले के पिछला क्वेश्चन औसत से था, फिर से औसत से संबंधित क्वेश्चन है। तो 37 चौको हो जाएगा 148, 8 लिख दिए, 14 बच गया, 37 पंचे 185 और 14 बचा था तो 199, तो 1998। तो टोटल क्या दिया है, 54 विद्यार्थियों की आयु 37 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो गई, कुल आयु 1998 वर्ष। अब बोला गया यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, ये प्रश्न पहले भी हुए, तो अगर इस 54 बच्चों के साथ एक शिक्षक भी आ गए तो अब हो गए 55 लोग, और औसत में क्या फर्क पड़ा, तो औसत आयु 38 हो जाती है, तो 37 की जगह ये 38 हो गया। देखते हैं कितना बढ़ गया, 38 पंचे 190, 19 बचा, फिर 190, 190 में 19 जोड़ेंगे तो 209, तो 1998 से 2090 आ गया। तो अब यहाँ देखते हैं कि पहले 54 बच्चे थे तो उनकी आयु थी 1998, अब इन बच्चों के साथ एक टीचर आ गए, 55 लोग हो गए, तब आयु पहुंच गई है 2090। तो 1998 से अगर कोई बस वैल्यू 2090 पहुंच गई तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, तो 92 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से यहाँ जो वृद्धि होगी वो किसके कारण वृद्धि हुई है, उसी शिक्षक के कारण हुई है, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, 92 वर्ष। तो ये इसका बेसिक मेथड हो गया, इसको हम एक और तरीके से भी देख लेते हैं। ये 92 आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ दिया है 54 बच्चे हैं और उनका औसत है 37, फिर इस 54 के अलावा एक लोग और आ गए, 55 हो गए, तो औसत कितना हो गया, 38। तो देखिए औसत 38 होने का मतलब कि सभी लोग 38 वर्ष के हो गए, तो शिक्षक भी 38 वर्ष के हो गए, लेकिन पहले सब लोग जो 37 थे उनका भी अब एवरेज 38 पहुंच चुका है। ये जो 54 बच्चे 37 साल के थे, सब लोग 37 एवरेज में, तो उनका 38 होने के लिए मतलब सबका एक एक साल बढ़ा होगा, और वो एक एक साल किसके वजह से बढ़ा होगा, टीचर के वजह से। तो इन 54 लोगों का एक एक साल बढ़ा, मतलब 54 साल तो वो बढ़ गया, और 38 साल का टीचर खुद रहा होगा। तो इस प्रकार वृद्धि कितनी हो जाती है। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, यहाँ जो नंबर दिया है वो प्लस ये वाला नंबर, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, तो 54 प्लस 38 ये कितना आ जाएगा, 92। यहाँ से भी आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो शिक्षक की आयु रही होगी 92 वर्ष। अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए, तो यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तब अनुपात हो जाता है 3:4, 3:4। तो पूछा गया है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बेसिक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 4 का गुणा 19 के साथ तो 76x, माइनस 36 चौको 144, 24 तिहाई 72x और 36 तिहाई 108। 72x इधर आके माइनस हो जाएगा, 144 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 36। x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9। तो हमारी दो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, एक संख्या थी 19x, तो 19 गुणे 9 171, दूसरी संख्या थी 24x, तो 24 गुणे 9 216। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो 7 8 3 387, तो 387 सही आंसर हो जाएगा। या इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते थे तो ऑप्शन से भी देख के बता सकते हैं।
क्योंकि दोनों संख्याओं का रेशियो दिया था 19:23। इसका मतलब दोनों संख्याओं का जब योग करेंगे तो 24 और 19 का योग 43 होता है। ऐसा ही ऑप्शन सही होगा जो 43 से पूरा पूरा कट जाए। तो इनको आप देख सकते थे कि अगर 43 से कटने वाला कोई एक ही नंबर रहा होता तब वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, या तो फिर ये बेसिक मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य किए गए घंटों के सीधे समानुपाती होता है। यदि 6 घंटे में 324 अर्जित किए जाते हैं, बोला है 6 घंटे कोई काम करता है तो उसको 324 रुपये मिलता है, 324 रुपये मिलता है। और बोला ये समानुपाती है। समानुपाती होने का मतलब है कि अगर घंटे बढ़ते जाएंगे तो पैसा भी बढ़ते जाएगा। आगे दिया है कि 29 घंटे में कितने पैसे मिलेंगे। 6 घंटे में इतना मिल रहा है तो 29 घंटे में कितना मिलेगा। तो पहले हम 1 घंटे का निकाल लेंगे वैल्यू। 1 घंटे की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे तो 6 पंचे 30, 24 बचा, 6 चौको 24। तो 1 घंटे का जो सैलरी बोल लीजिए या परिश्रम बोल लीजिए, श्रमिक बोल लीजिए, 1 घंटे का 54 रुपये मिल रहा है। पूछा है 29 घंटे का कितना पैसा बनेगा। 1 घंटे का अगर 54 बन रहा है तो 29 घंटे का 29 गुणे 54 बनेगा। तो इसमें हम 29 गुणे 54 कर देंगे तो 29 का 4 से गुणा कर देंगे तो 116, 11 बच जाएगा। फिर 29 पंचे 145 और 11 156, 1566। तो ऐसा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7,895 है, एमआरपी दिया गया है 7,895 और छूट 4.2% है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए कोई भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है 100% होता है। अगर हम उस पर 4.2% का डिस्काउंट दे देंगे तो उसको कितने परसेंट पे सेल करेंगे। 4.2% का डिस्काउंट दे दिया गया, इसका मतलब वो सेल हो रहा होगा 95.8% पे। कितने परसेंट को सेल हो जा रहा होगा, तो इसी का प्राइस पूछा है। तो हम 7,895 का 95.8% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा ये 958 डिवाइड बाई 1000। तो ये हमको सॉल्व करना था। तो चाहे तो इसको हम डिजिटल सम लगा के या इकाई अंक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा डिजिटल सम हम लगाते हैं तो 9, 5, 14, 8, 22, 7, 29, 29 का मतलब 9, 2, 11, 11 का मतलब 2, इधर से 9, 5, 14, 8, 22, 22 का मतलब 4, तो 4 दूनी 8। तो डिजिटल सम में नीचे अगर 1 रहता है तो इसकी जरूरत नहीं है। इन सब का हम अगर डिजिटल सम ले रहे हैं, ये बन रहा 8, 7, 15, 9, 24, 5, 29, 29 का मतलब 9, 2, 11 और 11 का मतलब 1, 1 मिलके 2। इस पूरे की वैल्यू हो गई 2। इसी तरह 9, 5, 14, 8, 22, 22 का मतलब 2 और 2 4, इस पूरे की वैल्यू हो गई 4। तो इधर 2 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, मतलब गुणा करने पे 8। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 8 आएगा। तो ऐसा जिस ऑप्शन में आ रहा होगा उसे देख लेते हैं। तो 8 देखते हैं किस में आएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं 7, 4, 11, 5, 16, 6, 22, 8, 29, 1, 30। तो 30 का मतलब डिजिटल सम 3 आ गया, 3 और 0 मिलके 3। दूसरा है 7, 6, 13, 3, 16, 5, 21, 4, 25, 4, 29, 29 का मतलब 9, 2, 11, 11 का मतलब 2। तो यहाँ भी 8 नहीं आया, यहाँ भी 8 नहीं आया। तीसरा है 7, 8, 15, 6, 21, 4, 25, 5, 30, 31, 31 का मतलब 3 और 1, 4। तो यहाँ भी 8 नहीं आया। पहला है 7, 5, 12, 6, 18, 3, 21, 4, 25, 1, 26, 26 का मतलब 6, 2, 8। तो यहाँ पर डिजिटल सम हमारा 8 आ गया है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। या तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x का 4% 72 है, x का 4% 72 है तो x का मान पूछा है। तो 72 गुणे 100 डिवाइड बाई 4, 4 से कट गया 18 बार, 18 गुणे 100 1800। ये सीधे वन लाइनर वाले प्रश्न है, इसका आंसर हो गया 1800। अगला है, विजय के पास 1224 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटों अजय और प्रकाश को बांट दिया। 4% की वार्षिक ब्याज दर पर है। तो आज का अगर पहला क्वेश्चन ध्यान होगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो लगभग सेम वही प्रश्न है, और जो कंसेप्ट मैंने वहाँ बताया था सेम उसको वहाँ यहाँ भी लगाना है। चाहे तो इसको आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा इसे शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। तो 4% वैल्यू दिया है, तो 4% का फ्रैक्शन होगा
4/100 कट के हो जाएगा 1/25। इसका मतलब अगर 25 लगा रहे होंगे तो एक ब्याज बन रहा होगा, तो टोटल 26 मिल रहा होगा 25 लगाने पे। शुरू में मैंने बताया था जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो बड़े बेटे के लिए होगी, जो छोटे वाली वैल्यू होगी वो छोटे बेटे के लिए होगी। टोटल वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करके, ये ऐड करके हो गया 51। 51 बराबर हो जाएगा जो टोटल पैसा दिया हो गया, तो 1224 दिया है। 51 बराबर 1224 दिया है। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बराबर क्या होगा, 51 का भाग दे देंगे। 51 दूनी 102 बचेगा 204, तो 51 चौको 200, 51 चौको हमने कितना, 51 दूनी 102 बचा 20, 204, 51 चौको 204। ठीक है, तो एक की वैल्यू आ गई है 24। बताना था बड़े बेटे का हिस्सा, बड़े बेटे को 26 मिला। तो अगर एक बराबर 24 है तो 26 बराबर क्या होगा, 26 का 24 से गुणा कर देंगे। 26 चौको 104 बचा 10, 26 दूनी 52, 10 62। सही आंसर हो जाएगा 624, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। अगर छोटे बेटे का हिस्सा पूछा होता तो 25 की वैल्यू निकालते, 25 बराबर हो जाता 25 गुणे 24, तो आंसर आ जाता 600। अगला प्रश्न है, रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में करती हैं। टाइम एंड वर्क के बेस पे रितु और मीना मिलकर एक काम को 18 दिन में करती हैं, 18 दिनों में पूरी कर सकती हैं। रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिन में, तो रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिन में कर सकती है। तो मोना अकेले पेंटिंग को कितने दिन में करेगी। ये टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए 27 और 18 का एलसीएम निकालना होगा, या ऐसा नंबर लेना होगा जो दोनों से कट जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 54। 18 दिन में 54 काम, तो एक दिन में 3 काम। 27 दिन में 54 काम, तो एक दिन में 2 काम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रितु और मोना दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करती हैं और रितु अकेले 2 काम करती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि मोना अकेले एक दिन में कितना काम की, 1 काम। और इस मोना से जब हम ये 54 काम पूरा करवाएंगे, एक दिन में वो 1 काम कर रही है, टोटल कितना समय लग जाएगा, 54 दिन। यही पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 54 डेज, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये नाव और धारा बोट एंड स्टीम का प्रश्न है। इसे आइए देखते हैं। जब भी ऐसा हो कि हमारे पास एक ही स्पीड दी गई हो तो हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम समय में हो पाए। यहाँ पे हमें दिया गया है धारा की चाल। धारा की चाल दी गई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए धारा की चाल। यहाँ पे हम नाव की चाल समझेंगे। तो इसका बेसिक होता है इस चैप्टर का, टोटल 4 प्रकार के चाल होते हैं। एक होती है नाव की चाल, जिसे हम बोलते हैं नाविक की चाल या शांत जल में नाव की चाल, सबका मतलब सेम है। सेकंड होता है धारा की चाल या नदी की चाल, पानी की चाल, जो भी बोल लीजिए, वो यहाँ होता है। इन दोनों को जब ऐड किया जाता है, नाव की चाल और धारा की चाल, तो ये दोनों मिलके बनते हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल। इसी तरह जब नाव की चाल और धारा की चाल को घटाते हैं, क्योंकि जैसे धारा बह रही है, नाव उसके उल्टा चलाना हो तो स्पीड घटती है, इन दोनों को जब माइनस करते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल, तो कहलाता है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो इसका ये बेसिक हुआ 4 तरह के चाल। ये हुए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, यहाँ होता है धारा के अनुकूल नाव की चाल, बीच में होता है शांत जल में नाव की चाल या इसी को बोलते हैं नाविक की चाल, और इधर हम लिखते हैं धारा की चाल। अब आइए प्रश्न पे। तो हमको केवल धारा की चाल दिया गया है और लास्ट में पूछा गया है नाव की चाल। नाव की चाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 9, 15, 16, 20। और ये भी दिया है साथ में कि धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय होती है। तो आइए पहला ऑप्शन लेके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे 16 लेते हैं, तो ये दोनों जुड़ के यहाँ का चाल बनता है। तो 16 और 9 मिलके 25 की यहाँ स्पीड आ गई, और 16 में 9 घट के 7 की स्पीड आ गई। तब देखिए इस डिस्टेंस कितना था, 56 किलोमीटर अनुकूल में और 28 किलोमीटर प्रतिकूल में। तो अगर कोई 25 के स्पीड से आप 56 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेंगे तो लगभग 2 घंटे और कुछ मिनट समय आएगा। तो अभी हम लगभग नहीं कर रहे क्योंकि ऑप्शन से कर रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटा और कुछ मिनट समय आएगा। इसी तरह 16 में 9 गया 7 की स्पीड से चलना था 28 किलोमीटर, तो यहाँ पे टोटल समय आएगा एग्जैक्ट 4 घंटा। तो यहाँ पे आया 4 घंटा
और यहाँ पे आया 2 घंटा कुछ मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 घंटा कुछ मिनट, जबकि प्रश्न में दिया गया है टोटल 7 घंटा लगता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। सेकंड ऑप्शन था 15, तो इस 16 की जगह 15 हो गया। जब 15 हो जाएगा तो 15 और 9 मिलकर 24 हो जाएगा। 24 की स्पीड से अगर 56 किलोमीटर जाएंगे तो लगभग 2 घंटा 15 मिनट लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। और अब स्पीड यहाँ 15 में 9 गया, यहाँ की स्पीड हो गई 6 की स्पीड से अगर 28 जाएंगे तो यहाँ पे लगभग 6 चौको 24, 4 घंटा और 45 मिनट के आसपास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग ये 4 घंटा 45 मिनट और ये 2 घंटा 15 मिनट, ये दोनों ऐड होके एग्जैक्ट लगभग 7 घंटे बन जाएंगे। तो 15 ऑप्शन रखने पे सॉल्व हो जा रहा है। इसी तरह और ऑप्शन रख के हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन था 9, तो अगर यहाँ पे हम 9 रखते तो 9 और 9 18 हो जाता, 18 की स्पीड से 56 जाते तो लगभग 3 घंटा कुछ मिनट लगता, और नीचे का स्पीड हो जाता ये 9 था, अगर ये भी 9 था और ये भी 9 हो गया, देखिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 9 दोनों हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया। चौथा ऑप्शन 20 था, अगर ये ऑप्शन 20 था तो 20 और 9 29 हो जाता, और 20 में 9 गया 11 हो जाता, तो 29 के स्पीड से 56 जाते तो लगभग 2 घंटा, और 20 के स्पीड से 28 जाते तो लगभग 1 घंटा, तो इससे भी 7 घंटा नहीं आ पाता। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना होता तो भी देख लेते हैं इक्वेशन कैसे बनाते। तो देखिए इसमें लास्ट में पूछा गया था नाव की चाल, तो नाव की चाल को हम x मान लेते, धारा की चाल 9 दिया था। जैसा कि मैंने बताया नाव की चाल और धारा की चाल ऐड होके बनता है नाव के धारा के अनुकूल नाव की चाल, तो ये स्पीड हो जाती x + 9। इसी तरह नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होके बनता है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो ये स्पीड बन जाती x - 9। तो अब प्रश्न में दिया गया था कि धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में, तो धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर गया है और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर गया है। इस प्रकार इन दोनों दूरी को तय करने में कुल 7 घंटे का समय लगा है। तो समय दिया है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, हम बोलते 56 किलोमीटर जाने में स्पीड क्या था x + 9, तो दूरी बटे चाल। इसी तरह 28 किलोमीटर जाने में दूरी स्पीड था x - 9, तो यहाँ पे कुछ समय लगा होगा, यहाँ पे कुछ समय लगा होगा, और ये दोनों मिलके बना होगा 7 घंटे। ये हमारा इक्वेशन बन जाता। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर 7 आ जाता। या आप इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ x के जगह ये ऑप्शन रख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन रखने के लिए। यहाँ पे जैसे 15 ऑप्शन हम रख रहे थे, तो ये 15 और 9 24 हो जाता, 24 से हम 56 को काट देते तो लगभग में इतना 24 दूनी 48, फिर 8 80 बचता, तो 24 तियाँ 72, फिर ऐसे बचता, तो लगभग 2 घंटे और 20 मिनट के आसपास ऑप्शन आ जाता। इसी तरह इस x के जगह 15 रखते तो 15 में 9 जाता 6 का 28 से डिवाइड करते, 6 चौको 24, फिर 4 40 बचता, 6 छक्के 36, फिर 40, तो देखिए यहाँ पे लगभग 2.333 घंटे और यहाँ पे लगभग 4.666 घंटे, और ये दोनों मिलके बन जाते एग्जैक्ट 7 घंटे। तो x के जगह 15 रखने पे हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाता, तो सही आंसर है 15। तो इस प्रकार आज के हमने पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी ये हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, जिसमें एसएससी जीडी के विगत वर्षों में आए सभी 20 से 25 प्रश्न हम लोग डे बाय डे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।